हेलो फ्यूचर एजुकेटर्स। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें से दो क्वेश्चंस हमारा हर पेपर में देखा गया है। क्या है हमारा टॉपिक? सैम्पलिंग टेक्निक्स। सो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? प्रोबेबिलिटी पूरा एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। सैम्पलिंग टेक्निक्स पूरा कवर करेंगे। टुवर्ड्स द एंड वी आर गोइंग टू कवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस जस्ट बिगिन द लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सो हमारे पास क्या क्या है? दो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग is a sampling technique in which every member of the population has a known non-zero chance of being selected in the sample। मतलब कि हर एक मेंबर का इक्वल चांस है सिलेक्शन होने का। नॉन ज़ीरो मतलब हर मेंबर, जितने भी पॉपुलेशन है सबका इक्वल चांस होगा सिलेक्शन होने का। वो हो जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसी के अपोजिट में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। Population do not have a known or equal chance of being selected as a sample। उन लोगों का इक्वल चांस नहीं होता है सिलेक्शन होने का, जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स क्या क्या होता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, एरिया, सब सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, डबल सैम्पलिंग। ठीक है, ये सब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा, स्नोबॉल, वॉलंटरी। अब हम लोग डिटेल में एक एक करके सबको कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग। सो रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? is that in which every item of the population has an equal chance of being selected in the sample। वही बात है प्रोबेबिलिटी कि हर एक पॉपुलेशन का इक्वल चांस होगा सिलेक्शन होने का एज अ सैम्पल। द सिलेक्शन इज इंटायरली ऑब्जेक्टिव, मतलब ये लक पर बेस्ड है कि लक हुआ तो वो सैम्पल सेलेक्ट हो जाएगा। इसी का अपोजिट हो जाता है ये वाला हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये क्या है? ये सब्जेक्टिव हो जाता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन दी रिसर्चर। अगर रिसर्चर चाहे तो वो इंक्लूड कर सकता है सैम्पल को। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिव है एंड नॉन प्रोबेबिलिटी हमारा सब्जेक्टिव है। देर आर वेरियस वेज इन विच रैंडम सैम्पल कैन बी ड्रॉन, और ये सब मेथड्स दिया है। सो हम लोग कवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, ये हमने देख लिया। सो रैंडम इज नॉट इक्वल टू हैप्पीजार्ड, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड। मतलब रैंडम क्या हो गया? ये लक बेस्ड हो गया। और हैप्पीजाइड क्या हो गया? डिसऑर्गेनाइज्ड वेज, केयरलेसनेस रिसर्चर का। ये नहीं होता, ये लक पर पूरा बेस्ड होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, फिर देखिए इसके अंडर क्या क्या आता है? दो मेथड है। लॉटरी मेथड हो गया एंड टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स मेथड हो गया। अब ये लॉटरी मेथड क्या है? ऑल द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर रिप्रेजेंटेड ऑन द कार्ड। अब हमारा कार्ड्स है, देखिए उसमें 1 to 10 मेंबर्स है। ठीक है, सबका नेम मैंशनड होगा। अब वो वाला कार्ड्स फोल्ड करके हम लोग एक बोल में डाल देंगे। फाइन, बोल में डाल दिए। अब क्या करेगा रिसर्चर? कोई भी कार्ड वहाँ से पिक करेगा। अब मान लीजिए फोर्थ वाला आया, फोर्थ वाला का पिक किया तो वो सैम्पल हमारा बन गया। ये हो गया सिंपल लैंग्वेज में लॉटरी मेथड। सो अ blindfold selection is made of these cards। The sample size that is n is selected in n draws one by one। एक एक करके डाला जाएगा। Selection can be with और without replacement। या तो निकाल लिए फिर हम लोग डालेंगे वापस से, फिर सिलेक्शन होगा, या फिर एक बार निकाल लिए वो वाला चिट को या फिर वो वाला कार्ड को, सो दोबारा हम लोग प्लेस नहीं करेंगे। तो आइदर वे से हो सकता है। टू इंश्योर एक्यूरेसी द कार्ड शुड बी सिमिलर इन शेप, साइज एंड थिकनेस। ये सब है लॉटरी मेथड का। अब सेकंड क्या है? टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। So, a table of random digits is generated by random process। Random number tables make selection of samples simple and very much unbiased। अब देखिए टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स कैसे काम करता है। सपोज हमें फाइंड करना है 5 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास।
ठीक है। एक हम लोग को 5 स्टूडेंट्स चाहिए, सैम्पल चाहिए एक क्लास का, और उस क्लास का स्ट्रेंथ कितना है, 1 to 20 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग को नंबर दे देंगे 1 to 20। अब उस 1 to 20 के बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं हम लोग ये रैंडम टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स में चेक करेंगे। सो हम लोग कोई भी कॉलम पकड़ लेते हैं या फिर कोई भी रो, सपोज हम लोग फर्स्ट रो पकड़ते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला क्या है, 99। सो ये क्या, ये 1 to 20 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो हम लोग आइदर वे में जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, कैसे भी जा सकते हैं। सो हम लोग चेक करते हैं 99, 87, 87, 93, 03 ये आया, तो सबसे पहला हमारा सैम्पल हो गया 03, फाइन। फिर हम लोग देखते हैं 84, 22, 08 ये हो गया दूसरा स्टूडेंट। फिर 53, 25, देन 83, 27, 83, 52, 70 ऐसे करके 19 आया, ठीक है। सो हम लोग इस तरीके से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, ओके। सो 19, फिर नेक्स्ट अब यहाँ लास्ट हो गया 70, तो फिर स्टार्टिंग से हम लोग चले जाएंगे। 18 एंड 19 दोनों 1 to 20 के बीच में आ रहा है। सो 18 एंड 19 आ गया हमारा। सो ये हमारा सैम्पल हो जाएगा। ये हो जाता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स का सिलेक्शन मेथड। आई होप ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो रिपीट में देख लीजिएगा। अब देखिए स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आता है, कंफ्यूजिंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आ सकता है इसमें से। सो इट इज़ यूज व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक टाइप का पॉपुलेशन का फीचर नहीं होगा। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस ग्रुप, जिसको बोलेंगे हम लोग स्ट्राटा या फिर सब पॉपुलेशन। अब देखिए पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कॉलेज हैज़ 10,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसमें से आर्ट्स के स्टूडेंट्स है 5,000, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो गए, कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए 3,000 एंड साइंस के 2,000, ये हो गया, ठीक है। मतलब ये हेट्रोजीनियस था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेट्रोजीनियस था स्टूडेंट्स का ग्रुप, उसके बाद हम लोग होमोजीनियस बनाने का कोशिश किए हैं। आर्ट्स का क्योंकि अलग हो गया, कॉमर्स का अलग हो गया, साइंस का अलग हो गया, तो होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब क्योंकि आर्ट्स के बच्चे एक तरफ, कॉमर्स के एक तरफ, साइंस के एक तरफ, अब हम लोग वहाँ से सैम्पल डिराइव करेंगे। सो सबसे पहले तो आर्ट्स का निकलेगा, फिर कॉमर्स का, फिर साइंस का, ठीक है। तो सैम्पल हमारा होमोजीनियस नेचर का हो जाएगा, राइट। इसलिए पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस ग्रुप, और उसके बाद स्ट्राटा, इसी चीज़ को स्ट्राटा हम लोग बोलेंगे या फिर सब पॉपुलेशन। Each stratum is non-overlapping and together they make up the whole population, ठीक है। ये हो गया स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। फिर आता है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड सैम्पलिंग, रैंडम प्लस फिक्स्ड पैटर्न। इट रिक्वायर्स अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिट्स, जैसे कि सैम्पलिंग फ्रेम। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर कैलकुलेट करना होता है हमें सैम्पलिंग इंटरवल, दैट इज टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द सैम्पल साइज। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 to k, मतलब जितने भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन वो रहेगा। उसके बाद वी विल सेलेक्ट द फर्स्ट यूनिट रैंडमली फ्रॉम 1 to k, सेलेक्ट एवरी केथ यूनिट देयर आफ्टर, मतलब कि पहला हम लोग जैसे सपोज करिए 5th वाले को लेंगे, सो 5th, फिर नेक्स्ट 5th को लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट 5th वाले को लेंगे, वही दिया हुआ है। क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, सैम्पल साइज इज 10, सो 100 का 10% हम लोग सैम्पल साइज ले लिए, ठीक है। सो के हमारा 10 हो गया। इफ़ फर्स्ट सेलेक्टेड रोल नंबर इज 7, उसके बाद क्या होगा, 7 तो 17 आ जाएगा, उसके बाद 27, वैसे करते करते एंड तक 97। सो क्योंकि 100 स्टूडेंट्स का है ना, 1 to 100 है, सो 7, 17, फिर 27, 37 करते करते 97 तक जाएगा हमारा। सो ये क्या हो गया, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। एवरी 4th पार्टिसिपेंट इज बीइंग सेलेक्टेड ओवर हियर, 4th, अब जैसे 4th हो गया, फिर 8th, फिर 12th, ठीक है। ये हो गया हमारा सिस्टमैटिक। अब आ गया क्लस्टर सैम्पलिंग।
सो पॉपुलेशन, डिस्टिंक्ट सैम्पलिंग यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट इज इक्वल टू एलिमेंट। अब क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है? एक बहुत बड़ा क्लस्टर मतलब पॉपुलेशन है, उसके बाद उसमें से होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्रुप बना दिया जाएगा, उसे हम लोग क्लस्टर बोलेंगे, है ना। Dividing the large population into non-overlapping clusters, selection of some of the clusters on a random basis। ठीक है, रैंडमली हम लोग चूज कर लेंगे क्लस्टर्स को, ऑब्जर्व करेंगे सभी एलिमेंट्स को विद इन दैट चोजन क्लस्टर, एंड क्लस्टर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ नेबरिंग एलिमेंट्स दैट इज द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या हो गया, ये होमोजीनियस हो जाएगा क्लस्टर। उसके बाद हम लोग सैम्पल विड्रॉ करें। अब रूल ऑफ थंब क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट हर एक क्लस्टर से लेना है, लार्ज नंबर ऑफ क्लस्टर्स ओवरऑल लार्ज नंबर होता है, पर सैम्पल जब हम लोग लेंगे तो वो स्मॉलर इन साइज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लस्टर सैम्पलिंग। फिर क्या हो गया, एरिया सैम्पलिंग। सो पॉपुलेशन और यूनिवर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ जियोग्राफिकल एरिया एंड इट्स सेगमेंट्स आर मेड टू फॉर्म क्लस्टर। मतलब जैसे इंडिया का पूरा पॉपुलेशन है, अब उसमें से कुछ कुछ एरियाज का हमें सैम्पल लेना है। सो या तो हम लोग स्टेट वाइज ले सकते हैं, पहले स्टेट अलग अलग जैसे स्टेट है वहाँ से सैम्पल ले सकते हैं, या फिर सिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पूरा इंडिया को, या तो डिस्ट्रिक्ट या तो विलेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू स्टडी सम कैरेक्टरिस्टिक्स नेशन वाइड, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर जियोग्राफिकल रीजन्स कॉल्ड द क्लस्टर्स। अब ये सब एरियाज मे बी डिवाइडेड इन स्टेट्स, सिटीज़, विलेजेस, इस तरीक़ा से डिवीजन हो जाएगा, फिर हम आराम से सैम्पल दे सकते हैं। ओके, देन आता है सब सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सो पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू n cluster, n clusters are then randomly chosen. Instead of surveying all the elements in selected clusters, a sample of unit is surveyed from each of the cluster. So सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले एक पॉपुलेशन रहेगा, उसमें से हम लोग वही छोटा छोटा क्लस्टर्स निकालेंगे, है ना। फर्स्ट स्टेज यूनिट दैट इज़ द प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट, फिर एलिमेंट्स विद इन क्लस्टर दैट इज़ द सेकेंड स्टेज यूनिट, उसके बाद कॉलोनी, उसके बाद जाकर के हाउस होल्ड निकलेगा। तो इसे हम लोग सब सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं या फिर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं। अब देखिए, पॉपुलेशन से हम लोग क्लस्टर फाइंड आउट किए, फिर कॉलोनीज, तो ये क्या हो जाएगा, सब सैम्पलिंग। अब मल्टी स्टेज कब हो जाएगा, जब 3 से 4 स्टेप इन्वॉल्व रहेगा। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में पहले एक एरिया को डिस्ट्रिक्ट में हम लोग डिवाइड किए, फिर उसके अंदर कॉलोनीज आया, फिर उसके अंदर हाउस होल्ड आया, तो ये क्या होगा, मल्टी स्टेज, क्योंकि ये इन्वॉल्व कर रहा है बहुत सारा स्टेजेस को। ठीक है, ये हो गया हमारा सब सैम्पलिंग। अब आता है डबल सैम्पलिंग एंड मल्टी फेज सैम्पलिंग। So this is used when information is needed on an auxiliary variable, that is the related variable, in addition to the study variable. So जिस चीज़ को हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के हैं, एक कॉलेज में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की स्टूडेंट है, ये हो गया हमारा auxiliary वेरिएबल। ठीक है, फिर हम लोग मेन स्टडी हम लोग क्या इसमें कर रहे हैं कि आर्ट्स की स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी के सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है, ये हो गया स्टडी वेरिएबल। अब ये हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि रिसर्च के पेपर में कितना मार्क्स आया है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि वो आर्ट्स का बच्चा है कि साइंस का है कि कॉमर्स का है ना, तब तो हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो यही चीज़ है, डबल सैम्पलिंग में ऐसा किया जाता है। दिस सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। फर्स्ट फेज यूजेस फ्यूअर रिसोर्सेज, क्योंकि हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि आर्ट्स का स्टूडेंट्स है, साइंस का है कि कॉमर्स का है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द सेकेंड फेज, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी में पेपर में हाईएस्ट मार्क्स कितना आया है, लोएस्ट मार्क्स कितना है, एवरेज मार्क्स कितना है, वो सब पता चलेगा। तो उसके लिए क्या होगा, रिसोर्सेज हमें ज़्यादा चाहिए। ये हो गया हमारा डबल सैम्पलिंग। ठीक है, अब क्या है ये, और मल्टी फेज सैम्पलिंग।
ये देखिए क्या है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ डबल सैम्पलिंग। इसमें 3 या फिर 4 फेजेस और होता है। सो सबसे पहले क्या होता है, फेज 1 में द रिसर्चर कलेक्ट बेसिक डेटा फ्रॉम ऑल द स्कूल्स। ठीक है, सभी स्कूल में जा करके रिसर्चर ने फाइंड आउट किया कि कितने स्टूडेंट्स है, लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एज ग्रुप कितना है, जेंडर है, मेल है, फीमेल है। सो ये हमारा फेज 1 एक्सपेंसिव हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि सबका लेना है, कितने सारे स्टूडेंट्स है, एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, सब फाइंड आउट करना है। फिर फेज 2 में क्या होगा कि फ्रॉम दी सेलेक्टेड स्कूल्स, जो स्कूल्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसको हम लोग क्लस्टर्स बोलेंगे। तो रिसर्चर इज नाउ गोइंग टू कलेक्ट डिटेल हेल्थ रिलेटेड डेटा, जैसे कि मेडिकल चेकअप्स कितना हुआ है उन बच्चों का, न्यूट्रिशनल हैबिट्स क्या है, वो लोग डाइट कितना फॉलो करते हैं, है ना, फ्रॉम द सैम्पल्ड स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा मेन सैम्पल आ जाएगा। सो इसमें क्या होगा, जो रिसर्चर है दैट ही इज़ गोइंग टू अवॉइड कलेक्टिंग डिटेल्ड हेल्थ डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड ईच एंड एवरी स्कूल, है ना। सो रिसर्चर अगर फाइंड आउट करना चाह रहा है हेल्थ कंडीशंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ सिटी, तो पर्टिकुलर वो कुछ ही स्कूल्स का सैम्पल लेगा और उन्हीं बच्चों का हेल्थ चेकअप करेगा। सबका तो वो नहीं करेगा ना, नहीं तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, वो जल्दी होगा भी नहीं, वो वाला वर्क टाइम बहुत लग जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, सो ये है मल्टी फेज सैम्पलिंग। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, ये ओवरव्यू है, मल्टी स्टेज, स्ट्रैटिफाइड, एक ही चार्ट में दे दिया है मैंने, सो आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की तरफ। सबसे पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व सेलेक्टिंग इंडिविजुअल्स हु आर ईजिली एसेसिबल एट द टाइम ऑफ स्टडी। जो भी रिसर्चर के सामने में है, जो भी वो सामने प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस, रिसर्चर का क्लोज एरिया में कितने लोग हैं उसमें से ही सैंपल लेने लेना, ये होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। रिसर्चर का कन्वीनियंस है जिसमें इट इज़ इवन रेफर्ड टू एज ग्रैब सैम्पलिंग, अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग और हैप्पीजार्ड सैम्पलिंग, क्योंकि इधर उधर से रिसर्चर को जो भी मिल रहा है वो सैंपल ले रहा है अपना। सिंस द सैंपल इज चोजन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, इट कैन नॉट बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, ये हो गया क्लस्टर सैम्पलिंग। एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ क्विक टू कंडक्ट एंड रिक्वायर्स मिनिमम सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज इसमें चाहिए होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ हार्ड टू डिटरमाइन हाउ मच ऑफ द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट इज एक्चुअली ड्यू टू द कॉज, सिंस द सैम्पल में नॉट रिप्रेजेंट द वाइडर पॉपुलेशन। अब पूरा पॉपुलेशन का तो हम लोग सैम्पल ले रहे नहीं हैं, हम लोग कुछ ही का ले रहे हैं ना उसमें का। सो ये हो सकता है कि पूरा रिफ्लेक्ट ना करे पॉपुलेशन को। सो ये हो गया हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब हमारा नेक्स्ट आता है पर्पोसिव सैम्पलिंग। सो रिसर्चर का कोई एक डेफिनाइट पर्पस होगा माइंड में, है ना, कुछ एक थिंकिंग प्रोसेस होगा, उसके हिसाब से वो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, ये हो जाएगा पर्पस, कोई पर्पस है माइंड में। दिस इज यूजुअली प्राइमली व्हेन देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। अब नंबर ऑफ पीपल बहुत कम होना चाहिए तभी ये वाला चीज़ पॉसिबल है। इसका और दूसरा नाम क्या है, सब्जेक्टिव सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, है ना, ये सब इनका दूसरा नाम है। देर इज़ नो फिक्स्ड फॉर्मूला या फिर प्रिंसिपल दैट हैज़ टू बी फॉलोड, इट कैन बी रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है इंटायर पॉपुलेशन का if and only if the researcher is very much experienced, उसको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीक़ा से सैम्पल लिया जाता है, सो वो राइट पीपल को अप्रोच करेगा, तब ये पर्पसिव सैम्पलिंग हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, जजमेंट सैम्पलिंग इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये कम टाइम कंज्यूमिंग है। इट अलाउज रिसर्चर्स टू गो डायरेक्टली टू द टारगेट पॉपुलेशन।
डिसएडवांटेज क्या है, इज़ प्रोन टू रिसर्चर बायस। अब रिसर्चर चाहे तो कोई सैम्पल को इंक्लूड कर सकता है, अब उसका मर्जी, वो इफ़ ही वॉन्ट्स ही कैन इंक्लूड दैट पर्सन एज अ सैम्पल, और अगर एक्सक्लूड करना चाहे तो वो भी वो कर सकता है। ये इनएक्यूरेसी प्रोन भी है क्योंकि रिसर्चर का पूरा डिसीजन पे बेस्ड है इस टाइप का सैम्पलिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग। अब आता है कोटा सैम्पलिंग। Now, what is the meaning of this? The population is first segmented into mutually exclusive subgroups, just as in stratified sampling. ये stratified sampling की ही तरह है ना? कोटा सैम्पलिंग stratified sampling की तरह ही है। Then judgment used to select subjects or units from each segment based on a specified proportion. अब क्या होता है इसमें, मेनली एक पॉपुलेशन है पूरा, उसमें से कोटा सेट कर दिया जाता है कि जेंडर, सपोज कि जेंडर बेसिस पे है, सो ये मेल है, सो मेल अबव द एज ऑफ 20 ईयर्स, जितने भी मेल है अबव द एज ऑफ 20 ईयर्स, तो उतना का ही हम लोग सैम्पल लेंगे। ये हो गया कोटा सैम्पलिंग। इट स्टार्ट्स विथ कैरेक्टराइजिंग द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सर्टेन डिजायर्ड फीचर एंड असाइन अ कोटा टू ईच सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, सो मेल अलग हो जाएगा, फीमेल अलग हो जाएगा, सबसे पहले ओल्डर एज ग्रुप, मेल में ही ओल्डर एज हो जाएगा। अब उसमें से क्या होगा, अब जिनका एज 20 ईयर्स से ज़्यादा है वो हम लोग सेगमेंट को ही लेंगे, तो वो हो गया कोटा, कोटा सेट कर देना। या तो फिर फीमेल जो लेस है, 20 ईयर्स से लेस है, उसको सिर्फ हम लेंगे, है ना। ये हो गया कोटा सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, एन इंटरव्यूअर मे बी टोल्ड टू सैम्पल 200 फीमेल्स एंड 300 मेल्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 45 to 60 ईयर्स। तो वही कोटा, सबसे पहले हम लोग 200 फीमेल्स का हम लोग सेग्रीगेट कर लेंगे पॉपुलेशन से, 300 मेल्स का, देन एज ग्रुप के हिसाब से हम लोग, ये तो कोटा हो गया 45 to 60 ईयर्स, सो इन्हीं का सैम्पल हम लोग लेंगे। इट इज़ द सेकेंड स्टेप विच मेक्स द टेक्निक वन ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, एडवांटेज क्या है, दिस प्रोसेस कैन बी एक्सटेंडेड टू कवर सेवरल फीचर एंड वेराइंग डिग्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। डिसएडवांटेज क्या है, पीपल हु आर लेस एसेसिबल, मतलब मोर डिफिकल्ट टू कॉन्टैक्ट, मोर रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट, आर अंडर रिप्रेजेंटेड। अब जो भी है मेल्स, जो लोग नहीं चाह रहे हैं कांटेक्ट करने का या फिर पार्टिसिपेट नहीं करने चाह रहे हैं इस टाइप ऑफ सैम्पलिंग का, इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया कोटा सैम्पलिंग का। ठीक है, अब आ गया स्नोबॉल सैम्पलिंग। जस्ट एज अ स्नोबॉल रोल्स एंड गैदर्स मास, द सैम्पल कंस्ट्रक्टेड इन दिस वे ग्रोज इन साइज एज इट मूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सर्वे। अब कोटा सैम्पलिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्पस, इसमें से क्वेश्चंस आया हुआ है हमारे एग्जाम में। सो देखिए, कोटा सैम्पलिंग, ये स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है। अब एक इंसान है, देखिए यहाँ रिसर्चर है, जैसे वो एक सैंपल लिया, अब वो सैंपल क्या करेगा, वो दूसरे सैंपल को जा करके, मतलब वो पर्सन दूसरे पर्सन को लेकर के आएगा, फिर वो पर्सन दो दूसरे और पर्सन्स को लेकर के आएगा। तो ये हो गया स्नोबॉल। एक स्नो जब रोल करता है तो वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है साइज में, है ना। सो ये हो जाता है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। In this technique, we rely on our initial respondents to refer us to the next of the respondents whom we make contact with for the purpose of our survey. ये हो गया हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। एडवांटेज क्या है, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस मेथड आर लोअर, क्योंकि रिसर्चर को सिर्फ एक या दो पर्सन से मीट करना है और वो दूसरा पर्सन प्रमोटर बन जाएगा, वो दूसरे इंसान को लेकर के आएगा। डिसएडवांटेज क्या हो गया, द क्लियर डाउनसाइड ऑफ दिस अप्रोच इज दैट वी मे रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू ओनली अ स्मॉल लार्जली होमोजीनियस सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे स्मॉलर पॉपुलेशन का, क्योंकि वो जो एक इंसान है जो रिसर्चर पहले ढूंढ रहा है
वो अपने से फ्रेंड एंड कलीग्स से जा कर के मिलेगा। तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन ही हो गया, हेट्रोजीनियस तो नहीं होगा। अब उसको क्या है कि वो रिसर्चर के लिए दूसरे दूसरे बाहर से जा कर के रिसर्च करके लाएगा, वो तो नहीं है, वो अपने सिर्फ फ्रेंड सर्कल में जा कर के बताएगा। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग का डीमेरिट हो गया। ओके, अब ये देखिए क्लियर इसमें डिफरेंस दिया हुआ है स्नोबॉल सैम्पलिंग का। चेन रेफरल सिस्टम है, ये चेन के थ्रू कंटिन्यू करता है, रीचेज हिडन पॉपुलेशंस और डायनेमिक, धीरे धीरे ये ग्रो करते जाता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इट स्टॉप्स एट फर्स्ट कॉन्टैक्ट ओनली, रिसर्चर के जिस कॉन्टैक्ट में जो पर्सन आया उसको वो उठा लेगा, ओनली ईजी टू रीच पीपल, और स्टैटिक एसेस, डायनेमिक एसेस नहीं है। वॉलंट्री, अब ये क्या है, वॉलंट्री या फिर सेल्फ सेलेक्शन सैम्पलिंग। सो इंडिविजुअल चूज देमसेल्व्स टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी, इंडिविजुअल्स खुद जाएगा रिसर्चर के पास कि आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन योर रिसर्च वर्क। एडवांटेज क्या है, इट इज़ ईजी टू कंडक्ट, इट अट्रैक्ट मोटिवेटेड एंड विलिंग पार्टिसिपेंट्स ओनली, जो पार्टिसिपेंट खुद से मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, वही रिसर्चर के पास जाएंगे। डिसएडवांटेज क्या हो गया, इट मे बी बायस्ड, ओनली हाईली एंड इंटरेस्टेड पर्सन इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड और टेक पार्ट इन द रिसर्च प्रोसेस, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, अब हो गया मेथड्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखिए ये वाला पूरा चार्ट है, इसमें सब दिया हुआ है, जिस्ट है, आप लोग बाद में स्टडी कर लीजिएगा। पीडीएफ अगेन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगेन 5 seconds का टाइम दिया जाएगा एंड ट्राई सॉल्विंग आउट द क्वेश्चंस। So first question over here is, which one of the following is not a probability sampling method? So try कीजिए सॉल्व करने का। So हमारा राइट आंसर है जजमेंट सैम्पलिंग, अभी हमने स्टडी किया था। So इसका आंसर हो जाएगा जजमेंट सैम्पलिंग। Second question, if the population is heterogeneous, which one of the following probability sampling method is more appropriate? Population क्या है, heterogeneous है। So right answer over here is stratified sampling, है ना। stratified sampling में ना heterogeneous एक population में ही heterogeneous group है, so फिर हम लोग homogeneous में convert करेंगे, है ना, अभी हमने पढ़ा था ये। सो एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने एंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक? कौन सा प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है? सो राइट आंसर फॉर दिस इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। अभी चार्ट में हमने देखा व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी, व्हाट आर द नॉन प्रोबेबिलिटी, सो यहाँ नॉन प्रोबेबिलिटी बस पूछा गया है। देखिए हमारे एग्जाम में कितना इजी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रैंडम मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैम्पल्स फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन? सो द राइट आंसर ओवर हियर इज कोटा सैम्पलिंग, है ना। नॉन रैंडम मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। सो कोटा सैम्पलिंग हमारा आ जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्वे पीपल आर चोजन फ्रॉम क्लास फ्रेंड्स और नेबर्स फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग देयर प्रेफरेंस फॉर अ सर्टेन ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ? सो राइट आंसर ओवर हियर इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो क्या हो रहा है सर्वे में, क्या हो रहा है, पीपल आर चोजन फ्रॉम अ क्लास फ्रेंड और नेबर्स फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग देयर प्रेफरेंस फॉर अ सर्टेन ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सो ये सिंपल सा बात है, अगर सर्वे हो रहा है किसी भी क्लास में, सो क्लास में क्या होगा, अपने फ्रेंड से पूछेंगे या फिर नेबर से ही पूछेंगे जो बगल में बैठता है ना, बेंच के जस्ट नेक्स्ट में बैठता है। सो ये कन्वीनियंस सॉर्ट ऑफ सैम्पलिंग हो गया, जो पास में है या फिर जो लोग फ्रेंड्स हैं उनसे बस सैम्पल लिया जाएगा।
ठीक है, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैम्पल फ्रॉम अ पॉपुलेशन. अगेन नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड सिर्फ हमें बताना है. So the right answer over here is snowball sampling. Easy. Next question. When a sample is chosen because it is available to the researcher, it is known as. So the right answer over here is convenience sampling. Researcher, when a sample is chosen because it is available, researcher के पास जो है convenience, उसका सहूलियत है ना, रिसर्चर का सहूलियत होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, और ऑप्शंस दिया हुआ है. सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर 2. देखते हैं हम लोग कैसे होता है. सो ए क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. ए इज गोइंग टू फॉल अंडर fourth option. The units are chosen by given equal chance and independent chance to each. So ये simple random sampling हो गया. B का हमारा third है option. The units are chosen from defined groups or levels on a random basis. Stratified random sampling. फिर क्या है, cluster sampling. C is option number 2. The units are chosen intact on the basis of their setting. And snowball sampling, the first member is used as an informant to identify the other members, the other respondents. और ये प्रोसेस चलता जाता है. अब इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले आप ये ऑप्शंस को भी पढ़ सकते हैं. सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ लीजिए. सो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है डायरेक्टली वो फॉल कर रहा है डी में. सो देखिए डी का 1 डायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा, फटाफट ये सब कट जाएगा. ठीक है. सो पहले आप ये भी कर सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है लिस्ट 1 में तो ऑप्शंस को पहले एनालाइज कर लीजिए. उसमें से देखिए कौन सा मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है वही वाला आंसर हो जाएगा हमारे. ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है सॉल्व करने का ये टाइप का क्वेश्चंस को. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पलिंग दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द नॉन प्रोबेबिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का इक्विवेलेंट कौन सा है, अभी हमने पढ़ा था जस्ट. So right option over here is कोटा सैम्पलिंग, है ना, ये कोटा सैम्पलिंग अभी हमने पढ़ा था. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की ही तरह क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग. क्योंकि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, हमारा एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन रहेगा, उसमें से होमोजीनियस ग्रुप्स निकाला जाएगा, है ना. इसी को हम लोग स्ट्राटा बोलेंगे या फिर सब पॉपुलेशन बोलेंगे. कोटा में भी वही होता है. कोटा सैम्पलिंग में भी पूरा पॉपुलेशन रहेगा, उसमें से क्लस्टर्स या फिर पॉपुलेशन छोटा छोटा निकाला जाएगा, होमोजीनियस पॉपुलेशन निकाला जाएगा. ठीक है, इसमें से भी होमोजीनियस पॉपुलेशन निकाला जाएगा. उसके बाद कोटा सेट किया जाएगा 20 to 30 के हिसाब से. 20 to 30 एज ग्रुप का चाहिए या फिर अबव 30 चाहिए, उस हिसाब से फाइंड आउट किया जाएगा. पर एक क्या हो जाता है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है ना, कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी है. सो ये जो स्ट्रैटिफाइड है ये हो गया रैंडम बेसिस में होता है, और ये नॉन रैंडम बेसिस में होता है. यहाँ हम लोग रैंडमली पिकअप करेंगे स्ट्राटा को, उसके बाद हम लोग सैम्पल विड्रॉ करेंगे. और यहाँ क्या है, रिसर्चर जैसे वो रिसर्चर को जो भी कन्वीनियंस लगेगा, या तो फीमेल का उनको डेटा लेना है, उनके प्रॉक्सिमिटी क्लोजनेस में जो भी फीमेल है उन लोगों का डेटा लेना है, तो वो अपने हिसाब से करेंगे. सो इसमें बायसनेस हो सकता है. ठीक है, और ये वाला में बायसनेस नहीं होगा क्योंकि ये तो पूरा रैंडम बेसिस में हो रहा है. ये मेजर डिफरेंस हो जाता है कोटा सैम्पलिंग में और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू. एंड if you are having any sort of queries, you are free to ask that in the comment. I would love to give a reply to that.
And once again, thank you, take care, and keep studying.